लेट्स बिगिन। तो आज हमारे पास एक और हॉट फेवरेट टॉपिक है और वो टॉपिक है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट वाला मामला 2016 से चला आ रहा है और इस पे जो है तैयारी मुख्तलिफ एंगल से हर साल एग्जाम में की जाती है, लेकिन ये जो है इस वक्त जो अपना क्या कहते हैं मामला है ब्रेक्सिट का, वो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका है, क्योंकि जब 31 दिसंबर 2020 का दिन गुजरेगा, सूरज ढल जाएगा और उसके बाद जब नई सुबह होगी पहले साल की 1 जनवरी 2021 की, तो फिर ब्रेक्सिट फाइनली हो चुका हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसके इम्कानात ज़्यादा रोशन हो गए हैं कि एग्ज़ाम में एस्से हो या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या फिर करंट अफेयर या आईआर का पेपर 2 हो, तो वहाँ पे इसके अब जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था ब्रेक्जिट एंड पाकिस्तान न्यू मैप, तो प्लीज़ डू नॉट मिक्स एनीथिंग टुगेदर। पाकिस्तान का न्यू मैप एक अलग इशू है, जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट इशू है ईयर 2020 का, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, उसका ब्रेक्जिट से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो ब्रेक्जिट है वो अलग टॉपिक है। पहले हम ब्रेक्जिट डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के न्यू मैप से रिलेटेड क्या चीजें। जी, तो अब हम ब्रेक्जिट पे बात शुरू करते हैं। ब्रेक्जिट बहुत सारों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता। BREXIT ब्रेक्जिट का मतलब है कि ब्रिटिश का एग्जिट। कहां से? यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बीइंग ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसने पिछले 50-60 सालों में, स्पेसिफिकली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यूरोप रीयूनाइट हुआ है विद द फियर एंड विद द हैजर्ड्स ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर्स, तो उस वजह से जो है एक उन्होंने रीजनल मोमेंटम डेवलप किया और जो अपनी लोकल आइडेंटिटीज हैं, यानी स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटेन और जो बाकी इटालियन, ये इन आइडेंटिटीज को उन्होंने सेट असाइड रख के एक रीजनल आइडेंटिटी को अपना फेस वैल्यू बनाया, अपना ब्रेड एंड बटर बनाया, अपना सिंबल ऑफ पीस बनाया, अपना सिंबल ऑफ कॉपरेशन बनाया। उसका नाम है यूरोपियन यूनियन, ईयू। और ईयू का जो एग्जैक्ट नाम है और इसका जो फ्लैग है स्काई ब्लू कलर का, जिसमें एक सर्कल ऑफ गोल्डन स्टार्स है, ये सब टैग्स जो हैं हमें नजर आने शुरू हुए 1992 के बाद। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है, यानी पहले जो ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, अब उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। इन 4 स्टेट्स या पॉलिटिकल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ने इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को, जिसका कि अब नाम यूरोपियन यूनियन है, ज्वाइन किया था 1975 में। और इसके ज्वाइन करने पे इसका स्पेशल स्टेटस था जो एंड तक रहा। वो स्पेशल स्टेटस ये था कि यूनाइटेड किंगडम ज्योग्राफिकली यूरोप ही में लोकेटेड है, but at the same time being in the heart of Europe, so in the heart of, geographically being located in the heart of Europe, जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोजोन का हिस्सा नहीं था, क्योंकि यूरोजोन जो है वहां पर एक तो शेंजन वीजा अप्लाई होता है, प्लस ये कि वहां पर यूरो करेंसी यूज होती है। मिसाल, आप आम वेंडर के पास जाएंगे दुकान पे, तो उधर आप यूरो करेंसी यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट द केस विद आम वेंडर, विद कॉमन वेंडर एनीवेयर इन इंग्लैंड और इन द यूनाइटेड किंगडम। तो इनकी जरा डिफरेंट किस्म की मेंबरशिप थी। बट इवन देन व्हाट हैज हैपेंड इन द फ्यू इयर्स के जो है दे स्टार्टेड टू पार्ट देयर वेज। उन्होंने कहा बस अब राहें जुदा जुदा होनी है, अब नहीं साथ रहना, बहुत हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? अब जो ऐसा हुआ उसको जो है हम देखते हैं। तो मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूं। ये मामला शुरू होता है
2016 से और खिंचता चला आया है 2020 तक, और 31 दिसंबर को 2020 को ये डिवोर्स जो है यूनाइटेड किंगडम की ये यूरोपियन यूनियन से मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद 1 जनवरी से क्या होगा वो भी फिर मैं आपको पॉइंट्स फॉर्म में बताऊंगा। तो पहले जरा इसकी बिगनिंग पे नजर थोड़ी सी डालते हैं कि हाउ इट ऑल हैपेंड। ठीक है जी। यूरोपीय यूनियन के अपने ऑर्गन्स हैं, जिस तरह यूएनओ के ऑर्गन्स हैं, तो उनका एक ऑर्गन है, उसका नाम है ईयू पार्लियामेंट। ठीक है जी। अब ईयू पार्लियामेंट में हर स्टेट को, जो कि उसकी मेंबर है यूरोपीय यूनियन की, एक पर्टिकुलर फार्मूला और उसकी कंट्रीब्यूशन और फिर उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो यूरोपीय यूनियन में जो ब्रिटेन की सीट्स थी वो कम मिली उन्हें। कम मिली तो ये इलेक्शन का एक बहुत बड़ा इशू बन गया। जब इलेक्शन का एक इशू बन गया, सीट्स Britain could not secure in EU, so it became the issue of electoral politics in UK। ठीक है जी। अब ओके, अच्छा, अब इसमें एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इंतखाबी सियासत का कोई इशू बन जाता है किसी कंट्री के अंदर ना, तो हर स्टेट जो होती है वो अपना क्या कहते हैं, मतलब हर लीडर जो होता है वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस इशू को डिस्कस करे अपनी स्पीचेस में, वाइल कंडक्टिंग देयर इलेक्शन कैंपेन्स, and to gather voters and to get their vote and or to secure their vote। तो जो डेविड कैमरून, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने भी यही किया और उन्होंने अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में बढ़ चढ़ के नारा लगा दिया, स्लोगन रेज किया कि जो है ये अगर वो पावर में आते हैं, अगर उनकी पार्टी जीत जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो फिर वो क्या करवाएंगे, वो ये करवाएंगे कि जी इलेक्शन हो जाना, सॉरी ब्रेग्जिट के लिए रेफरेंडम करवाएंगे और लोगों से राय पूछेंगे कि ब्रेग्जिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक ओपिनियन कहेगा कि ब्रेग्जिट होना चाहिए तो फिर जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको लीव करेंगे। अगर एक मिनट है, हेलो हेलो, क्लियर? अच्छा जी, सॉरी आवाज जरा कम आ रही थी तो हमने सोचा माइक यूज कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ कि डेविड कैमरून साहब को यकीन था कि ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इस स्लोगन को रेज करना, और अगर रेफरेंडम उन्हें करवाना भी पड़ा तो जो है पब्लिक ओपिनियन ब्रेग्जिट के लिए नहीं आएगा, यानी यूरोपीय यूनियन छोड़ने के हक में नहीं आएगा। पीपल विल वोट मोर फॉर रिमेन इन यूरोपियन यूनियन। यानी दो लफ्ज पूछे गए थे ना, दो क्वेश्चन थे, रिमेन इन ईयू और लीव ईयू। में लिख भी देता हूं इधर तो आसानी होगी। तो जो रेफरेंडम हुआ, रिमेन इन ईयू और लीव इन ईयू। ठीक है जी। अब उधर मामला उल्टा हो गया। मामला उल्टा इस तरह से हो गया कि जब 23 जून, कब 23 जून 2016 को रेफरेंडम करवाया गया यूनाइटेड किंगडम में, तो रिजल्ट जो है 51% 51% जो है, बल्कि मोर देन 51%, इट वाज नियर टू 52%, तो हम 52 ही लिख लेते हैं। 52% जो वोटर्स हैं उन्होंने कहा कि लीव यूरोपीय यूनियन।
अब लीव यूरोपीय यूनियन का तो बिल्कुल भी सोचा भी नहीं था डेविड कैमरून ने। प्लस ये कि जो स्कॉटलैंड वाले हैं और जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाले हैं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जी हमारे जो वोट्स हैं, यानी नॉर्दर्न आयरलैंड वालों ने यूरोपीय यूनियन में रहने के हक में वोट दिया। क्या वोट दिया? उन्होंने वोट दिया, अब ये जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये है स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड वालों की राय। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है जी। इनका कहना था कि आप वेल्स और इंग्लैंड वालों की ओपिनियन हम पर इम्पोज क्यों कर रहे हैं। तो यानी विद इन यूनाइटेड किंगडम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चैलेंज सामने आ गया। तो डेविड कैमरून साहब ने क्या किया कि मामले की नजाकत को देखते हुए माफी मांगी टीवी पे आके और अपनी जान छुड़ाई इस्तीफा देके। अब उनकी जगह फिर उन्हीं की पार्टी से एक और जो है वो लीडर, खातून लीडर आई, जिनका नाम था थ्रेसा मे। तो थ्रेसा मे ने जो है एज प्राइम मिनिस्टरशिप जो है संभाला यूनाइटेड किंगडम को और ईयू वाले प्रोसेस को बिगिन किया। अब मसला क्या है कि ईयू से निकलना कोई इतना आसान काम नहीं। ईयू की ट्रीटी ऑफ लिस्बन, अच्छा, यूरोपीय यूनियन का जो एक ट्रीटी हुई हुई है, कोई भी स्टेट जब यूरोपीय यूनियन को एज ए मेंबर ज्वाइन करना चाहती है तो उनको ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन करनी पड़ती है, रेटिफाई करनी पड़ती है। तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ये हर ट्रीटी का होता है, यानी कि ट्रीटी ऑफ लिस्बन हर ट्रीटी में लिखा हुआ होता है कि अगर कोई मेंबर कभी विड्रॉ करना चाहे, उस ट्रीटी को छोड़ना चाहे, तो उसका प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है, वो उस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर ट्रीटी नहीं छोड़ सकता। और अगर ऐसा करेगा तो फिर उसके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशंस, लीगल सैंक्शंस लगेंगी। और ये चीज हमें नॉर्थ कोरिया के केस में नजर आती है, क्योंकि उसने एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 2003 में विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ विड्रॉल जस्ट एक लेटर लिखा और कह दिया अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। तो उन पे इसीलिए अभी तक सैंक्शंस चली आ रही हैं। तो आर्टिकल 50 जब लिस्बन ट्रीटी के मेकर्स ने, ड्राफ्टर्स ने लिखा था, तो उसमें इन्होंने प्रोसीजर लिख दिया था। अब प्रोसीजर थ्योरेटिकली लिखना एक बात है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना एक और बात है। जिस वक्त ये प्रोसीजर लिखा गया होगा, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ जाएगा। और ऑपरेशनलाइज भी किसके लिए करना पड़ जाएगा? यूनाइटेड किंगडम के लिए करना पड़ जाएगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट भी है और इंपॉर्टेंट स्टेट भी है, यूरोप की मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी। तो उसमें फिर ये हुआ, नॉर्थ कोरिया का बेटा लेक्चर नहीं है, ठीक है, एनपीटी ट्रीटी का नाम है, खुद जाके गूगल कर लेना। अच्छा, अब चलते हैं ट्रीटी ऑफ लिस्बन के आर्टिकल 50 की तरफ। तो थ्रेसा मे ने जो है प्रोसेस शुरू किया। अब ये आर्टिकल 50 ऑफ यूरोपीय यूनियन लिस्बन ट्रीटी ये कहता है कि पूरे 2 साल का एक इंटरम या ग्रेस पीरियड होगा, जिसमें इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे म्यूचुअल डायलॉग एंड कंसेंट से, यानी यूके और यूरोपीय यूनियन दोनों के डिसीजन मेकर से। क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस, उनका सेक्रेटेरिएट है ब्रसल्स में, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है कैपिटल लंदन से। तो लंदन और ब्रसल्स को जो है एक प्लान बनाना पड़ेगा कि ये विड्रॉल का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होगा, राइट। तो 2 साल इसमें, फिर इसके बाद आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। अब थ्रेसा मे की जो टीम थी नेगोशिएटिंग, उसके जितने भी राउंड्स हुए ब्रसल्स वालों के साथ, वो कोई खास कामयाबी नहीं ला सके। और इस 2 सालों के अंदर अंदर थ्रेसा मे को ना सिर्फ खुद इस्तीफा देना पड़ा अपनी प्रीमियरशिप से, बल्कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बड़े डीप एंड पे जाने लग पड़ी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लग पड़ी। एंड फिर ये हुआ कि एक्सटेंशन देनी पड़ी यूरोपियन यूनियन को फर्दर। अब फर्दर एक्सटेंशन वाला मामला भी 1 जनवरी 2020 को हो गया खत्म। अब 2020 से लेके 11 मंथ का टाइम, मतलब 1 जनवरी 2020 से लेके 31 जनवरी
31 दिसंबर 2020 तक का जो टाइम है, 11-12 महीनों का, ये जो बनता है ये बनता है ग्रेस टाइम। और इस ग्रेस टाइम के बाद खुद ब खुद ये विड्रॉल, ये डिवोर्स, ये सेपरेशन ईयू और यूके की मुकम्मल हो जानी है। तो फिर यहां से एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नहीं बल्कि दो नई टर्मिनोलॉजी सामने आई हैं। और वो क्या है, वो मैं अभी आपको बोर्ड पे लिख के दिखाता हूं। एक है एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन विद डील, और एक है एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन विदाउट डील। अब ये विद डील और विदाउट डील क्या चीज है, इसको देखते हैं। तो आर्टिकल 50 जो टाइम देता है, टाइम बार देता है 2 साल का, वो इसलिए देता है कि यूरोपीय यूनियन एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन चुका है। तो उस इंटीग्रेटेड नेटवर्क से जब किसी ने विड्रॉ करना है तो उसके लिए सर्टेन मेजर्स लेने हैं। तो उन मेजर्स में अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एग्जिट विद डील, और अगर नहीं होती सेटलमेंट तो उसको हम कहते हैं एग्जिट विदाउट डील। तो एक ऑप्शन क्या हुआ, एग्जिट विद डील, और दूसरा क्या हुआ, एग्जिट विदाउट डील, राइट। अब ये जो 31 जनवरी से लेके 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का वक्त है, वो इसलिए था कि जनाब एक अदद ये डील हो जाए, सही है। और अगर इसमें मजीद एक्सटेंशन चाहिए थी, मतलब थोड़ा सा जरा 31 दिसंबर 2020 से मजीद 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाए या साल एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो इन्फॉर्म करना था। यार मैंने कहा है ये वीडियोस अपनी आप लोग बंद कर दें, ठीक। वो हमने इन्फॉर्म करना था कब, मतलब यूके ने जून 2020 में, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो दैट मींस अब 1 जनवरी से 2021 से जो होगा ब्रेग्जिट विदाउट डील होगा, ठीक है जी। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि विदाउट डील या विद डील का सीन क्या है, और ये होना या क्यों जरूरी है, और इसके ना होने से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये अभी हम समझते हैं। तो मैं फिर ड्राइंग क्लियर करता हूं बोर्ड पर से। पहली बात तो ये कि अब यूके जब ईयू का मेंबर था तो वो अंडर ईयू लॉ ऑपरेट करता था, ठीक है जी। अब उसकी वजह से क्या था कि वीजा रेजीम, इमिग्रेशन लॉज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इन यूरोप, यूके टू ईयू एंड ईयू टू यूके, ये सारी चीजें किसके तहत हो रही थी, ये हो रही थी जनाब ईयू लॉ के अकॉर्डिंगली। अब जब भी कोई स्टेट ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन करती है और ईयू की मेंबर बनती है तो फिर वो पाबंद हो जाती है ईयू लॉ को फॉलो करने की। अब ईयू लॉ कोई एक लॉ नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ मल्टीपल लॉज। इट इंक्लूड्स ट्रेड लॉज, यानी ट्रेड किन कवानीन के मुताबिक, किन रूल्स के मुताबिक होनी है विद इन यूरोप जब आप ईयू के मेंबर हैं। It also includes visa regimes, immigration laws, कि इमिग्रेशन किस तरह से होनी है, किस तरह से सिटीजन यूरोपियन सिटीजन यूके में और यूके के सिटीजन यूरोपियन में जाएंगे। फिर फर्दर जो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं यूके की
और जो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं यूरोप की, वो यूके में, और यूके वाले यूरोप में जो बिजनेस कर रहे हैं, जो वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उसके एंजॉय कर रहे हैं, वो किस कानून के तहत करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आ जाती हैं इसमें। अब इसके बाद ईयू लॉ में प्रॉब्लम ये था कि यूके के अंदर एक ना ऐसा तबका पाया जाता है जिनको हम कंजर्वेटिव्स कह सकते हैं, या जिनको हम नॉस्टैल्जिक्स कह सकते हैं, बल्कि नॉस्टैल्जिक्स ज्यादा अच्छा लफ्ज है, यहां पे मैं लिख देता हूं नॉस्टैल्जिक्स। नॉस्टैल्जिया से निकला है। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? माजी की खूबसूरत हसीन यादें। अब माजी में ब्रिटेन क्या था जी? द ग्रेट कॉलोनियल एम्पायर, the empire where sun never sets, where sun never falls, यानी वो सल्तनत जिसमें सूरज गरूब ही नहीं होता था, ये था ब्रिटेन। तो यूरोप में नेपोलियन जो फ्रांस का लीडर था, जर्मनी का लीडर हिटलर था, इनकी बड़ी दरीना ख्वाहिश रही बिस्मार्क की भी कि वो किसी तरह इंग्लिश चैनल, जो एक तंग समुद्री रास्ता है फ्रांस और मौजूदा यूनाइटेड किंगडम के दरमियान, उसमें ग्रेट ब्रिटेन होता था, तो इसको पार करके वो कुछ इलाका कब्जा कर सकें या पूरा कब्जा कर सकें ब्रिटेन, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। द क्रेडिट गोज टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ यूके। तो उन्होंने वो जो पीक देखी हुई है ना, तो इसीलिए जॉन एलिया के चेहरे याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो ये चीज क्या लाता है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाता है, जो कंजर्वेटिव ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उनके माइंड्स में, जो अपने लोकल कल्चर से और ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा जेल हैं, और जो अपना क्या कहते हैं, ये समझते हैं कि अब ब्रसल्स में बैठे हुए लोग, यानी उनमें वो भी स्टेट्स शामिल हैं यूरोप की, जो छोटी स्टेट्स हैं, जो कभी दस्तनगर थी बिल्कुल ब्रिटेन की, तो अब ये हमें पॉलिसी सिखाएंगे। उनको ऐसा लगता था कि जो यूनाइटेड किंगडम की इंडिपेंडेंस है, उनकी जो सॉवरन पावर है टू डील इकोनॉमिकली विद द होल वर्ल्ड, वो जो है क्लिप हो गई है। उनके पर जो है ना सी दिए गए हैं, वो उनकी उड़ान नहीं ले सकते, वो यूरोपीय यूनियन के कवानीन के मोहताज हैं। तो इस चीज ने बड़ा ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट डाला। ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट किन पे डाला? यानी ऊपर लेवल पे तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसमें एक सर्टन क्लास है कि जिसको ब्रेग्जिट होने से फायदा होना है, और बोरिस जॉनसन जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के, उनका ताल्लुक बिल्कुल हार्डकोर उसी क्लास से समझा जाता है, जो इस बात पे फर्म बिलीव रखते हैं कि बस यूरोप अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम अब ईयू लॉज के मोहताज नहीं रहेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल स्लोगन्स बनते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी पे आता है। तो जिन्होंने यूरोपीय यूनियन से एग्जिट के हक में वोट दिया, उन ज्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या ब्लू कॉलर वर्कर वोटर्स की जो तादाद थी, वो उनकी थी जिनकी एनुअल इनकम 25,000 पाउंड से ज्यादा नहीं है। राइट? तो खैर, अब ये हो गया। अब जब हो गया तो अब समझ नहीं आ रहा कि जनाब इस मामले को मैनेज कैसे करना है। थेरेसा मे ने पूरा जोर लगाया, बात नहीं बनी। ओके, बोरिस जॉनसन साहब तो इलेक्शन लड़के इस कैंपेन पे ही इलेक्ट हुए थे कि मैं तो ब्रेग्जिट करके दिखाऊंगा, और उन्होंने बहरहाल करके दिखाया। बट अगेन अब जो बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं इंग्लैंड के अंदर से, यूनाइटेड किंगडम के अंदर से, वो क्या है, अब हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो लंदन में जो है उसको कहते हैं, इंग्लैंड में उसको कहते हैं, हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड उसको कह रहे होते हैं। तो उसके गवर्नर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया। जैसे पाकिस्तान में ना गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान, तो उधर जो है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या कहता है? raised the concern that
Brexit without any deal will have long term negative impact on the British economy and its cost will be higher than the cost of COVID-19। यानी गवर्नर जो हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के, वो ये कह रहे हैं कि अगर विदाउट एनी डील, विदाउट एनी सेटलमेंट ब्रेग्जिट होता है, ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपीय यूनियन से होता है, तो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट एक तो लॉन्ग टर्म होगी और दूसरा ये होगा कि अगर इसका हम एक मोहतात अंदाजा या एस्टिमेट लगाएं तो कोविड-19 ने जितना नुकसान पहुंचाया है वर्ल्ड इकोनॉमी को, ये उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है जी। अब अब क्या है मामला? अब ये है कि कोविड-19 के हवाले से अगर हम देखें तो कोविड-19 के दौर में 500 मिलियन जॉब्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन कहता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि लोग जॉब्स खो चुके हैं। तो गॉड फॉरबिड्स, इसका क्या मतलब है कि मोर देन 500 मिलियन जॉब्स पीपल विल लूज इन द यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, फिर याद करें कि 2014 में स्कॉटलैंड में, जो कि हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का, एक रेफरेंडम हुआ था और चूंकि वो 50% का मार्क क्रॉस नहीं कर सका था, इसलिए वो रेफरेंडम में स्कॉटलैंड अलहदा नहीं हो सका, इंडिपेंडेंट नहीं हो सका। अब फिर स्कॉटलैंड से वॉइसेस रेज हो रही हैं कि हमने नया रेफरेंडम करवाना है, बिकॉज वो लोग हैं जो कि रहना चाहते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे इसको लेके चलें। फर्दर क्या है कि पहली बात तो ये कि डील क्यों चाहिए थी? डील इसलिए चाहिए थी कि जो यूरोपियन वर्कर्स दे वर वर्किंग, they are still working in United Kingdom, and those workers who belong to United Kingdom and they are working in the European markets, in the European countries, right? तो इनका फ्यूचर क्या होगा, इनके लिए क्या एहतमाम करना है, प्लस ये कि फिर जो यूनाइटेड किंगडम की कंपनीज काम कर रही हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की कंपनीज के लिए ईयू बहुत बड़ी मार्केट है, राइट? तो जो काम वो कर रही हैं तो उनके लिए फिर स्टेटस ऑफ बिजनेस डील्स बदल जाएंगे, बिजनेस रूल्स बदल जाएंगे। तो इस मामले को जरा सेटल कर लिया जाए, और ये सेटलमेंट हो जाती तो इसको कहते हैं ब्रेग्जिट विद डील। और अब चूंकि अभी तक नहीं हुई और 4-5 दिन में होने का, मतलब जितने भी दिन दिसंबर के रह गए हैं इसमें होने का ऐसा कोई इम्कान भी नहीं है, तो इसका मतलब बहुत श्योर शॉट है कि जो है अपने क्या कहते हैं कि ये विदाउट डील ही होने जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो ट्रेड है ना एनुअल, वो कितनी है? 900 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। अब 900 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। क्यों अफेक्ट होगी? बिकॉज यूके विल leave the EU common market। ठीक है जी। अच्छा हाँ यार, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, फिर लिख देता हूँ, बार बार मुझे तंग करते हैं, सब पूछते हैं। ये जो आप डेमो लेक्चर देख रहे हैं ना, ये एक सीरीज का हिस्सा है जिसमें आज हम आखिरी लेक्चर कर रहे हैं।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं CSS 2021 में, उसका एक स्मार्ट पैक जो है 6 लेक्चर्स का सिर्फ हम शुरू करेंगे नेक्स्ट थर्सडे से। तो उसकी मालूमात आप इस नंबर से ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होगी 0300121234 सो लेट्स कम टू ब्रेक्सिट। ठीक है जी, अपने क्या कहते हैं कि अब एकदम ईयू कॉमन मार्केट, जाहिर सी बात है कि बात नहीं मानी ब्रिटेन वालों ने ईयू वालों की, तो वो फिर कोई इनको हार तो नहीं पहनाएंगे। वो इनके लिए स्टफ किस्म के टैरिफ्स या ट्रेड लॉज लेके आएंगे। मिसाल के तौर पे जी, ब्रेक्सिट हो जाता है 1 जनवरी से, अब ट्रेड खत्म तो नहीं हो जाएगी क्योंकि यूरोपियन डिपेंडेंट है इन पे और ये डिपेंडेंट यूरोपियंस पे, तो ट्रेड होगी फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बताए हुए रूल्स के अकॉर्डिंगली, जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर टैरिफ यानी ट्रेड टैक्स बढ़ जाएगा, और फिर यूके के अंदर इन्फ्लेशन आएगी, प्राइस हाइक्स आएंगी जो गुड्स उनके पास आते हैं यूरोप से। यहाँ पे ज्योग्राफिकली देखें ना तो आयरलैंड की अहमियत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एक है जी नॉर्दर्न आयरलैंड, और फिर एक है आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो पार्ट है यूके का, और जो फिर है ना ये अलग इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिपेंडेंट स्टेट भी है, ईयू की मेंबर भी है, ईयू मेंबर प्लस बॉर्डर शेयरिंग भी इसकी ज्योग्राफिकली नेचुरली होती है। किससे? इससे। तो यहां पर जो ह्यूमन मूवमेंट है, जो लोगों का आना जाना काम की गर्ज से, वेजेस की गर्ज से, तिजारत की गर्ज से होता है, उनके लिए अब क्या पॉलिसी होगी। प्लस ये कि जब विदाउट डील ब्रेग्जिट होएगा तो फिर जब यूके वाले जाएंगे यूरोपियन स्टेट्स में तो इमिग्रेशन में एक अलग लाइन लगेगी, वो यूके से आने वालों की हुआ करेगी, क्योंकि इनको ईयू के अंडर जो लॉज हैं उस लाइन में इन्हें नहीं खड़ा किया जाएगा। राइट, ठीक है। अब इसमें बात इसमें ये है कि ये तो हो गए यूके के साथ मामला। यहां पर मैं ये जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि इस वक्त तक एक ओरल सेटलमेंट हुई है, और वो ओरल सेटलमेंट क्या है? ओरल सेटलमेंट ये हुई है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का जो बॉर्डर इशू है, जो मूवमेंट का इशू है, यहाँ पर लंदन और ब्रसल यानी यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान एक इंटरिम डील हुई है, यानी आरजी मुआहदा हुआ है, जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती, जो कि नहीं हुई अभी तक, कि हार्ड बॉर्डर नहीं होगा। ये हार्ड बॉर्डर का मतलब ये कि वो खारदार तारें नहीं लगी होंगी, संतरी नहीं कर रहे होंगे, घुसने नहीं देंगे वगैरह वगैरह, तो हार्ड बॉर्डर नहीं होगा। मतलब मूवमेंट स्मूथ रखी जाएगी, लेकिन विद चेक्स एंड बैलेंसेस रखी जाएगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि फिर कस्टम चेक्स अपनी जगह रहेंगे, लेकिन वो हार्ड बॉर्डर नहीं होगा। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि 70 कंट्रीज हैं जिनके साथ यूरोपीय यूनियन की ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो अभी तक जब तक यूके हिस्सा था यूरोपीय यूनियन का, तो ये उन 70 कंट्रीज के साथ ईयू लॉज के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहा था। अब वो तमाम हर क्लास के लोग जो कि यूके को यूरोपीय यूनियन से निकालना चाहते थे, उनका ये मानना है कि यूके तो पावर रहा है, राइट, और पावरफुल स्टेट को इस तरह से डिपेंडेंट होने की जरूरत क्या है? हाँ, यूके विल बी मोर इंडिपेंडेंट टू make new trade deals across the world according to their own terms and conditions when they will not be the part of European Union. तो as of today उन्होंने 50 कंट्रीज जो आउट ऑफ ईयू डील्स हैं या जो ईयू डील्स का भी हिस्सा थे बट उनसे इंडिपेंडेंटली ट्रेड एग्रीमेंट्स यूके ने कर लिए हुए हैं।
तो इस वक्त बड़ी ना मिक्स सी गेम चल रही है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा भी या नहीं आएगा या कैसा आएगा। मुख्तलिफ किस्म की अजम्पशन, मुख्तलिफ किस्म के मफरूजे चल रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि थोड़ा सा मुझे पता है कि ये जरा आप लोगों को बोरिंग लग रहा है, लेकिन मसला ये है ना कि ये टॉपिक है ऐसा, क्योंकि हम यूरोप के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है, ज्यादा जानते नहीं है, तो इसलिए हमें ये बोरिंग लग रहा है। लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो उसमें मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि एक बड़ी अच्छी बात मैंने लिखी हुई पढ़ी कि ब्रेग्जिट के बाद अमेरिका पे, यूरोप पे क्या इंपैक्ट है और ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या मामला होगा। थैंक यू यार, इट्स नॉट बोरिंग, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो लाइन में लगे हुए ना कंट्रीज जो कि फायदा उठा सकते हैं, सदफ जीएसए टू एवरीवन, इजी तक बात ठीक है सदफ, प्लीज डोंट कॉल इट फन, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, राइट। अच्छा, तो ब्रेग्जिट जो है, लाइन में लगे हुए कंट्रीज में सबसे पहला नंबर आता है इटली का, और उसके बाद नंबर किसका आता है, फ्रांस का। ये तैयार बैठे हैं कि ये जो प्रेसिडेंट, ये जो एक एग्जाम्पल सेट होने जा रही है जिसका के नाम है ब्रेग्जिट, राइट। तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ये जो यूरोपीय यूनियन का इतना बड़ा इकोनॉमिक मॉडल, इतना बड़ा पॉलिटिकल मॉडल जो है, इसको झटका लग सकता है, क्योंकि फिर फ्रांस कहेगा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, फ्रेक्सिट कह के। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 2017 का ईयर जो रीसेंट 21st सेंचुरी की हिस्ट्री है, उसमें 2017 का साल जो है ना, बड़ा ही मुख्तलिफ साल था यूरोप की पॉलिटिक्स में। क्यों? वो इसलिए मुख्तलिफ साल था कि यूरोप में यके बाद दीगरे थोड़े थोड़े वक्फे से हर स्टेट में इलेक्शन हुए, और हर स्टेट में जब इलेक्शन हुए तो फिर क्या हुआ कि वहां पर वो पार्टीज सामने आई जो कि कंजर्वेटिव थी या जिनका नेशनलिस्ट पोस्चर था, और जिनको वोट मिलते ही नहीं थे, क्योंकि उनको वोट देने का मकसद वहां पे सिटीजन या पब्लिक ओपिनियन में ये समझा जाता था कि आपने नया हिटलर बनाना है, आपने फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना है, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला काम करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि नेशनलिज्म, कौम परस्त थी ना, ये एक डरावना ख्वाब है, नाइटमेयर है। किसके लिए? यूरोप के लिए। बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू की वन ऑफ द रीजन, नॉट द होल रीजन, वन ऑफ द रीजन यूरोप के अंदर नेशनलिज्म भी था। तो नेशनलिज्म से बहुत भागते हैं यूरोपियन। तो 2017 में इटली में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, स्पेन में, जहां जहां इलेक्शन हुए, वहां वहां कंजर्वेटिव पार्टीज को 10 से 15, 18, 19% वोट मिले। ठीक है जी। और ये चीज लम्हा फिक्रिया थी, और वो लोग हमसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, हम तो हार्ड लोग हैं ना, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। अब लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले वीडियो लगाते हैं कि जनाब अगर दुनिया में आपने सीखना है ना कोविड को कैसे डील करना है, तो 5 कंट्रीज से सीखें। उनमें से एक कंट्री का नाम है पाकिस्तान, राइट। कि मतलब इकोनॉमी भी एलिंग चल रही है, बाकी मामला भी फारिग चल रहे हैं, ये कैसे बच रहे हैं, राइट। तो ये ऐसे बच रहे हैं कि हम बहुत सारे वायरसेस को वैसे ही गले लगा के फिर रहे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी का लेवल ही बहुत जबरदस्त है। अब ये वाली चीज उनके यहाँ तो होती ही नहीं, उनके यहाँ हाइजेनिक एनवायरमेंट और क्लीनलीनेस और ये चीजें सारी और हैं। खैर, बात दूसरी तरफ चली गई, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो एमेनुअल मैक्रोन फ्रांस का सदर तो बन गया था 2017 में, लेकिन इसने हराया था एक फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जो कि हार्डलाइनर थी, और अगर वो आ जाती तो कोई वजह ना होती, इस वक्त हम ब्रेग्जिट के साथ साथ शायद फ्रेग्जिट भी डिस्कस कर रहे होते, क्योंकि उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन का नारा ही ये लगाया हुआ था कि हमने फ्रांस को निकालना है यूरोपियन यूनियन से। ठीक है जी, लेपिन उसका नाम था शायद। तो कोई बात नहीं, मैक्रोन के अगेंस्ट तो अभी तक मुजाहरे जारी हैं, मतलब कोविड में जरा कम हो गए, कोविड ने उसे फायदा दिया है, लेकिन जब तक कोविड का सीन नहीं था, पेरिस में अच्छे खासे मुजाहरे होते रहे, बड़े टफ किस्म के होते रहे। तो एक तो खतरा ये है कि जनाब यूरोपीय यूनियन की ये जो 2.5 इंच की अलग इमारत बन गई हुई है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर और वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, ये कहीं आहिस्ता आहिस्ता शटर ना कर जाए। अच्छा, एक बात।
दूसरी बात ये कि यूरोपीय यूनियन का डॉन कौन है? यूरोपीय यूनियन का डॉन है जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं चांसलर, और उनकी चांसलर कौन है? मिस एंजेला मेरिकल। तो एंजेला मेरिकल भी 2017 या 18 में जब उनके यहाँ इलेक्शन की टर्म आई तो वो भी बड़ी मुश्किल से जीती और उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। अब वो किस वजह से उन्हें चैलेंज फेस करने पड़े? वो इस वजह से फेस करने पड़े कि इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने डिफरेंट स्टांस लिया। सीरिया और दूसरी तरफ से आने वाले माइग्रेंट्स को रहने की इजाजत दी जर्मनी और बाकी यूरोप में, और यूरोपीय यूनियन में जर्मनी का क्लाउड बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने वहां पे एक किस्म का कह लो कि पॉलिसी डिक्टेट करवाई, राइट। तो इस चीज से जर्मनी के अंदर भी रिजेंटमेंट उठी और विद इन यूरोप भी जर्मनी के अगेंस्ट रिजेंटमेंट उठी, राइट। तो अब जर्मनी के इलेक्शन के रिजल्ट्स ने एंजेला मेर्केल की पोजीशन को भी जो है वो वीक, हाँ मैरिन ली पेन, वो जो फ्रांस वाली थी ना, नेशनल फ्रंट उसकी पार्टी का नाम था, मैरीन लेपेन उसका नाम था, जिसने मैक्रोन के साथ कंटेस्ट किया था। खैर आगे चलते हैं। तो अब हु विल बी द बेनिफिशियरी, कौन है इसका बेनिफिशियरी? देखें, कल के लेक्चर में मैंने आपको कहा कि इस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर कंफ्यूज्ड इसलिए, डिफ्यूज्ड इसलिए है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग ऑर्गन या एक्ट बन चुका हुआ है, नो परफॉर्मिंग एक्शन बन चुका हुआ है। वो इसलिए बन चुका हुआ है, नहीं, एनपीए याद आ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसलिए बन गया है क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स उभर के सामने आ गए, और उन मल्टीपल पावर सेंटर्स में एक जो है पावर सेंटर का नाम है यूरोपियन यूनियन। याद रखें, यूरोपीय यूनियन अब रीजनल लेवल पे पावर नहीं, वो ग्लोबल लेवल पे पावर है। तो अगर इस किस्म के सेटबैक मिले, ब्रेक्जिट, इटली वाला या कोई और स्पेन वाला, तो फिर इसका नेट बेनिफिशियरी है कौन? अंकल्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि इस वक्त उनकी पोजीशन डाउन हुई है, इसलिए डाउन हुई है उनकी पोजीशन बिकॉज यूरोपीय यूनियन जरा एक पावरफुल एक्टर बन गया हुआ है। तो पहली बात, अगर हम इसका नेट इम्पैक्ट देखें 1 जनवरी 2021 से ऑनवर्ड जो हमें नजर आएगा वो ये होगा कि यूरो एंड पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, दोनों की वैल्यू डाउन होगी, डॉलर स्टेबल होके ऊपर आएगा। तो आप इस एक छोटी सी एग्जांपल से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो नेचर ऑफ डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस टाइज है यूनाइटेड स्टेट्स की विद द यूरोपीय यूनियन, वो बदल जाएगी। अब वो कैसे बदलेगी? पहले होता था यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की खास बात ये है कि वो यूरोप की आज भी लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, वो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक। तो यूके जो था एक ब्रिज का रोल प्ले करता था बिटवीन यूएस एंड यूरोपीय यूनियन फॉर कॉपरेशन इन ऑल स्फीयर्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एटसेट्रा, क्लाइमेट चेंज, जो भी आप उसमें डाल लें। तो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने लिखी हुई देखी थी किसी जगह, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो लिखी हुई थी, ब्रेक्जिट इज ए ग्लोबल ड्रामा दैट विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर आवर आईज। ब्रेक्जिट जो है एक आलमी सतह पर जो बैनुल-अक़वामी सियासत का थिएटर है, उसमें लगा हुआ एक ड्रामा है, लेकिन शुरू में इसकी पेस स्लो है। बाज़ औक़ात हम कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं ना, यार क्या फजूल बकवास स्टोरी चल रही है, मजा नहीं आ रहा, ना लड़ रहे हैं, ना मर रहे हैं, ना प्यार कर रहे हैं, ना कुछ। लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे, अब दिन थोड़े रह गए, तो 1 जनवरी 2021 का इंतजार करें। अब 1 जनवरी से इमीडिएटली क्या होगा, मतलब 1 जनवरी 2021 से इमीडिएटली क्या होगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। वो होगा ये जनाब कि पहला ये काम होगा कि पीपल आर प्लानिंग टू मूव बिटवीन यूके एंड ईयू टू लिव, वर्क और रिटायर विल नो लॉन्गर बी ऑटोमेटिकली अलाउड टू डू सो। यानी अब उनको खास परमिट लेना पड़ेगा आने जाने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, एक फॉर्म रेज किया जाएगा आफ्टर ब्रेक्जिट कि जो यूरोपियंस ने यूके के अंदर आना है, जो यूके वालों ने यूरोपियन के अंदर, जो पहले वो फ्रीली मूव कर रहे थे, अब उनको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट के हसूल
के साथ उसका होना चाहिए तो फिर हो जाएंगे। स्पेशल डॉक्यूमेंट डज नॉट मीन पासपोर्ट, पासपोर्ट होएगा बट उसके साथ एक्स्ट्रा एक अनेक्स लगेगा, एक फॉर्म अटैच होगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर है द यूके विल अप्लाई ए पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम टू ईयू सिटीजन। बिल्कुल, इसकी मैं एग्जांपल दूं, मेरा एक स्टूडेंट है, वो अपना क्या कहते हैं बाहर से इधर आया हुआ पढ़ने, इधर ही के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पास ईयू नेशनलिटी है। अब वो अपनी शादियां वादियां हैं, वो लोग खानदान की पहले जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद जो इमिग्रेशन रूल्स चेंज होंगे, फिर वो मतलब अगर इधर की ब्राइड इधर है या ब्राइड ग्रूम इधर है, दूल्हा दुल्हन, तो उसकी फिर इमिग्रेशन में, उसके कागजात बनने में, उसके जाने में मसला हो जाएगा, क्योंकि नए इमिग्रेशन लॉज आ जाएंगे। तो आप देखें इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर है कि ट्रैवल रूल्स आर चेंजिंग, सो चेक योर पासपोर्ट्स, इट इज स्टिल वैलिड, दैट यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस और राइट ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स। फिर द यूके विल नो लॉन्गर मेक सच बिग एनुअल पेमेंट्स टुवर्ड्स ईयूज बजट। फिर है जी अराइवल फ्रॉम द यूके विल स्टैंड इन अ डिफरेंट क्यू, वो मैं पहले बता चुका हूँ। बिजनेस ट्रेडिंग विद ईयू विल फेस ए लॉट ऑफ पेपर वर्क। अच्छा, अब इसमें ये कह ये रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये जो बॉटल नेक्स, ये जो नए चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगे, इससे होगा ये कि जो काम पहले 2 घंटे में हो जाता था बॉर्डर क्रॉसिंग से आगे प्रोसेस का, वो 2 दिन पे चला जाएगा। जब वो 2 दिन पे चला जाएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट या सर्विस की नेट प्राइस बढ़ेगी और उससे इन्फ्लेशन आएगी। प्लस ये कि आगे जाके मामला अगर स्टबननेस की तरफ गया, अगर कोई सेटलमेंट ना निकल सकी, तो दोनों साइड्स हॉश लॉज के साथ सामने आएंगी टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगेन प्रॉब्लम कौन फेस करेगा? स्मॉल बिजनेसमैन से लेके बिग लेवल तक, जो भी विद इन यूरोप। अब ये तो नहीं हो सकता कि यूके वाले यूरोप से ट्रेड के लिए यूं उधर कर लें और यूरोप वाले यूके से ट्रेड के लिए इधर, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हैं और उनकी इंटरडिपेंडेंस पिछले कुछ 40-50 सालों में एक दूसरे पे इतनी ज्यादा रही है, अगर हम रीसेंट टाइम्स को देखें तो वो इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। पासपोर्ट वाले अलग लाइन में खड़े होंगे जिनके पास यूके पासपोर्ट होगा, वो मैं बता चुका हूँ। हाँ, नो लॉन्गर यूके विल पे हैवी सम्स इन द ईयू बजट। फिर जब आप ईयू के मेंबर होते हैं तो आपको आपकी इकोनॉमी का जो साइज है, आपकी जो जीडीपी है, आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, यानी हिस्सा बकदरे जुस्सा, आपको उस हवाले से कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, ठीक है। तो अब नेट फायदा ये होगा यूके को कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसकी ईयू में जाती थी बीइंग मेंबर ईयू, वो नहीं करनी पड़ेगी। आखिर में इसमें एक चीज देखते हैं, वो चीज ये देखते हैं कि जब भी हम ब्रेग्जिट की बात करते हैं या सुनते हैं, इसके साथ जो टर्म अटैच्ड हो जाती है वो हो जाती है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो इस तरह की मतलब उसका क्या ताल्लुक है ब्रेग्जिट से, सबसे पहले ये देखना चाहिए। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। इसका जवाब सीधा ये है कि यूरोपीय यूनियन का जो ट्रेड पैटर्न है, यूरोपीय यूनियन का जो पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन पैटर्न है, यूरोपीय यूनियन का जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज पैटर्न है, दैट इज वेरी मच फेमिलियर टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कि हाइपर ग्लोबलिस्ट देते हैं, यानी बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो अगर इस बॉर्डरलेस वर्ल्ड की एक ही एग्जांपल, मिसाल जी ग्लोबलिस्ट से पूछे, हाँ भाई दिखाओ ना जरा बॉर्डरलेस वर्ल्ड का है, तो वो फौरन आपको दिखाते थे क्या है जी, ये देखे ना यूरोजोन, शिंजन वीजा। एक वीजा आपने लिया, ठीक है, थोड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन उसके बाद आप यूरोप के 15-20 कंट्री एक ही वीजे पे विजिट कर रहे हैं, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस चीज को एक धचका लगेगा। और अगर फिर ब्रिटेन के बाद कोई एक और एग्जांपल आ जाती है इसी तरह की, बैड एग्जांपल आ जाती है, तो फिर जो ग्लोबलाइजेशन वाले ख्वाब दिखाते आए हैं ना अभी तक कि एक दिन दुनिया बॉर्डरलेस हो जाएगी, वो वीर ज़ारा का गाना है ना, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, यानी इररिलेवेंट बॉर्डर। बॉर्डर ये तो नहीं कि बॉर्डर जाके आप खुरच के खत्म कर देते हैं मैप से या जमीन से। बॉर्डर इररिलेवेंट होने का मतलब ये कि बॉर्डर सॉफ्ट हो जाते हैं, आपको बॉर्डर पे चेक्स एंड बैलेंसेस को फेस नहीं करना पड़ता, इजीली आप टूरिज्म के लिए और अपना बिजनेस के लिए और पढ़ने के लिए आ जा सकते हैं। अच्छा, पढ़ने से याद है, जाहिर सी बात है
फिर यूके की अपनी यूनिवर्सिटीज अपनी जगह एक स्टैंडर्ड रखती हैं, बट एट द सेम टाइम यूरोप में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं और खसूसन जो तीसरी दुनिया के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट सेट ऑफ इमिग्रेशन लॉज फॉलो करने पड़ेंगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, या जब कोई स्कॉलरशिप मिलता है तो उसको फर्दर ज्वाइन करने के लिए। जो पहले अगर कुछ लोग सहूलत में थे तो अब उनसे वो सहूलतें निकल जाएंगी। तो ये वाकई सही बात है कि ये एक ग्लोबल ड्रामा है और इसका जो पूरा असर है, इम्पैक्ट है, वो हमें जो है टाइम लगेगा कि वो क्या होता है। लेकिन इसमें एडिंग फ्यूल टू द फायर जो है वो है कोविड-19। अब कोविड-19 क्यों एडिंग फ्यूल टू द फायर है? कोविड-19 एडिंग फ्यूल टू द फायर ये है कि एक तरफ यूके में अलग वैक्सीन बनी और वो उसको अलग खिला रहे हैं। यूके ने खुद एक पूरी समिट होस्ट की फॉर फंड रेजिंग फॉर द वैक्सीन। ये मेरा ख्याल हुई थी जून में कहीं हुई थी, जुलाई में हुई थी। अच्छा, वर्चुअल समिट थी। प्लस ये कि बायोनटेक एंड फेजर की जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, वो यूएस और जर्मन कंपनी ने जो है अपने बाहमी इश्तराक से बनाई है। तो यहीं से ही डिवीजन बहुत क्लियर नजर आ जाती है कि वैक्सीन से आपने पैसे कमाने हैं या गुडविल जनरेट करनी है, तो व्हाई वुड यूके विल सी टुवर्ड्स यूरोप इन अ सेंस कि वो यूरोप वाली वैक्सीन, बायोनटेक की वैक्सीन क्यों है, वो अपनी वैक्सीन जो है वो उसको फेवर करेंगे। और फिर जाहिर सी बात है ईयू का अपना एक स्टैंडर्ड पैटर्न डेवलप हुआ लॉकडाउन का, हेल्थ इमरजेंसीज का, बट यूके का अलग स्टैंडर्ड था। तो अब ये चीजें ना जुदा हो गई हैं सारी। और कोविड-19 से जो इम्पैक्ट आया है इकोनॉमिक मेल्टडाउन का वो अपनी जगह, और फिर एडिंग फ्यूल टू द फायर ये जो ब्रेग्जिट का अब प्रैक्टिकली होने जा रहा है, मतलब ये होना कंफर्म हो गया है, 1 जनवरी 2021 से इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तो ये फिर डबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन का इफेक्ट आएगा। बट टाइम विल टेल अस कि इससे यूके ज्यादा अफेक्ट होगा या यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ ज्यादा अफेक्ट होगा। इफ यू पीपल वांट टू नो माय ओपिनियन, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूरोपीय यूनियन ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, यूके शायद ज्यादा अफेक्ट हो, बट अफेक्ट डज नॉट मीन कि वो लोग जो है ना फारिग हो जाएंगे। बेटा वीडियो अगर स्टॉप हो रही है ना तो आपके इंटरनेट का मसला है, इधर से सेट जा रहा है मामला, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ब्रेग्जिट के ऊपर। अभी आई जस्ट, मैं जरा पानी का एक गिलास पी लूं, जस्ट 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा कि हम यूके के साथ अपना कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या जो भी ट्रेड टाइज है वो अपार्ट फ्रॉम यूरोपीय यूनियन लॉज हमें करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के ऊपर एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और पाकिस्तान को प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, he has a direct clout and following and influence in the United Kingdom। तो इस चीज का डिप्लोमेसी में बड़ा फायदा होता है कि जब पॉलिटिकल लीडर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हों, राइट। पाकिस्तान में तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्रंच था तब इफेक्ट नहीं आया था, आपके बैंकिंग सेक्टर ने बहुत स्ट्रेंथ शो की थी। तो इफेक्ट उन पे आता है जिन्होंने पैसे लगाए हुए होते हैं, आपके पास होंगे तो आप पे इफेक्ट आएगा ना, आप तो मांग रहे होते हैं हर टाइम, आप क्या इफेक्ट आना है, राइट। हाँ जी, वेलकम बैक सर। अगर यूके एग्जिट हो सेटलमेंट डील के साथ तो उसमें कौन से रूल अप्लाई होंगे यूके पर? वो डील में लिखे होंगे बेटा, कौन से रूल अप्लाई होंगे। अच्छा जी, फातिमा क्वेश्चन करना चाह रही हैं, आस्क टू अनम्यूट लोअर हैंड। जी फातिमा बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसके बारे में मैंने थोड़ा-सा ब्रेक्ज़िट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कुछ इश्यूज़ बताए हुए थे कि जिसकी वजह से ब्रिटेन को प्रॉब्लम हो रही है यूरोपियन यूनियन से। उसमें से एक इश्यू ये भी था कि इनके इमिग्रेशन के बहुत मसले हैं, मतलब इनको ये एक एतराज़ था कि यूरोपियन यूनियन से अच्छी खासी अवाम जो है वो यहाँ इन्वेट करती है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेती है, लेकिन उसका फ़ायदा यूके को एज़ सच नहीं हो रहा। और जैसे कि आपने बताया कि यूके ऑलरेडी एक मिलिट्री जाइंट रहा है और इनका जो है वो बेसिकली सेकंड इकोनॉमी भी है। तो क्या यूरोपियन यूनियन इस बात को एनालाइज़ नहीं करती कि यूके इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था और अगर यूके जा रहा है किसी वजह से तो उसको मतलब स्टॉप करने की, रिटेन करने की कोशिश करते, या इनके जो कंसर्न्स थे उनको किसी तरह से सेटल करने की कोशिश करते? क्योंकि कुछ भी हो, यूके की हिस्ट्री और यूके का आज भी प्रेज़ेंट बताता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और शायद इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ना आए यूके के ऊपर इन्हीं रीज़न्स की वजह से।
अच्छा जी, ठीक है। आपकी बात सुन ली मैंने। पहली बात तो ये है कि ये 2016-23 जून जब से रेफरेंडम हुआ है तब से लेके अब तक अगर ये ब्रेग्जिट मुकम्मल नहीं हो पाया है तो इस दौरान कोशिशें ही हो रही थी कि ऐसा ना हो, इस मामले को किसी न किसी तरह सेटल कर लिया जाए। ब्रिटेन की खुद की तरफ से भी कोशिश हुई और यूरोपीय यूनियन तो वाले तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये छोड़ के जाएं। लेकिन अब अगर कोई तुल गया है इस मामले पे तो दे हैव टू फॉलो द लॉ। नाउ व्हाट लॉ इज सेइंग, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, आर्टिकल 50 को अप्लाई किया जा रहा है विद अ वेरी हैवी हार्ट, लेकिन जानने वाले को रोका नहीं जा सकता, राइट। ठीक है, तो यही है इसके अंदर मामला। अब हम चलते हैं पाकिस्तान में। न्यू मैप जो 5 अगस्त 2020 को अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद नहीं, लेकिन अनाउंस किया। पहली बात तो ये कि 5 अगस्त की जो डेट है, ये 14 अगस्त क्यों नहीं था अगर आपने न्यू मैप करना था? तो उसका जवाब ये है कि जाहिर सी बात है 5 अगस्त 2019 को जो है इंडिया ने यूनिलैटरली कश्मीर का जो लीगल स्टेटस है वो आर्टिकल 370 से अपना क्या कहते हैं निकाल के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, इंडिया की उसको भी और लद्दाख को भी। तो अब जाहिर सी बात है इस तरह का पुराना माहौल नहीं है कि आप किसी स्टेट पे यानी लाइक इंडिया पे आप अटैक करें या इंडिया आप पे अटैक करे और जंग छेड़ दें, हम तुमने ये यूनिलैटरली किया क्यों, हम नहीं करने देंगे। तो आपके पास सॉफ्ट पावर के ऑप्शन बच जाते हैं, जिसमें लीगल ऑप्शंस हैं, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन के ऑप्शंस हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाने के ऑप्शंस हैं। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अब तक 4 क्लोज डोर मीटिंग्स हो चुकी हैं इस 5 अगस्त 2019 वाले इंडिया के यूनिलैटरल इस इनिशिएटिव के बाद। और जाहिर सी बात है जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होंगी कश्मीर पे, तो कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज होता है और ये चीज पाकिस्तान के स्टैंड को मौकफ को फेवर करती है, तकवीत देती है। अब हम क्या चाहते थे? जाहिर सी बात है एकदम हमें भी पता है कि अमल दरामद तो नहीं होना शुरू हो जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पे, बट हम चाहते थे कि जरा उन फाइलों से थोड़ी सी डस्ट वस्ट झड़ जाए और एक दफा फिर ये मामला हॉट इशू बन के ऑन द टेबल ऑफ P5 एंड 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनके सामने आ जाए। और वैसा हुआ और एक नहीं 4 जो है वो मीटिंग्स हुई। पहली मेरे ख्याल 17 अगस्त को हुई 2019 को, उसके बाद बाकी भी कुछ कुछ वक्फे से हुई। और उसमें 50 सालों के बाद जो P5 हैं और जो बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडियन पाकिस्तान, जिसपे कल मेरे ख्याल फायरिंग भी हुई, इंडियन साइड से लग गई उनकी गाड़ी में एक आध बुलेट। और दूसरा ये है कि यूएन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान जो 1949 में दोनों ये बन गई थी चीजें, उन्हीं से डाटा कलेक्ट किया गया करंट स्टेटस का, करंट सिचुएशन का। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करना था, कुछ स्टेप लेने थे, और उसके लिए फिर एक ये भी रीजन बड़ी वैलिड थी कि क्योंकि अब इंडिया ने यूनिलैटरल एक्शन ले लिया है तो वी आर बाय ऑल मींस जस्टिफाइड टू टेक एनी एक्शन इन द रिएक्शन। तो फिर एक न्यू मैप सामने लाया गया। अब इस न्यू मैप में नया क्या है? इस न्यू मैप में नया ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और आजाद जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और वो ओपन वेंट ऊपर रखी गई है जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया वाली साइड पे, जिसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और अब उसको हम कह रहे हैं IIO के इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस जूनागढ़ और मादावादव जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना चाहती थी या कर चुकी थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947, तो वो जो है अपने क्या कहते हैं, what is the best way to have grasp on current affairs perfectly, kindly share your experience with us. Well, Jalaluddin Kakar Saab, my lectures are available on Facebook CSS Club group for the strategy and on YouTube. You can watch them. अच्छा जी, जो बात मैं कह रहा हूँ उससे रिलेटेड सवाल किया करें। तो फिर उसमें ये था कि जनाब इस वक्त आपने इतने अरसे बाद जूनागढ़ और माधववादव पे क्लेम करने का तकल्लुफ क्यों किया? ये एक सवाल जहन में। तो जाहिर सी बात है आपने जूनागढ़, माधववादव और जम्मू एंड कश्मीर पे सब पे लीगली क्लेम एक ही जैसा करना है
क्योंकि जो फार्मूला बनाया गया था इंडियन पार्टीशन के लिए प्रिंसली स्टेट्स के हवाले से, तो वो फार्मूला एक ही था हर प्रिंसली स्टेट के लिए। अब आप देखें इंडियंस या कभी कोई और सूरत हाल बनी किसी इंटरनेशनल, जी मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ इतना अरसा, अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने कंटेस्ट किया ये मैप जाके, तो फिर जाहिर सी बात है आप अपना लीगल बेसिस पे जो केस प्रेजेंट करेंगे कि इंडिया ने वायलेशन की है ऑफ द गिवन लॉज, व्हाट वर द लॉज एट दैट टाइम, वो जो है आप उसको साबित करेंगे कि सिर्फ कश्मीर में नहीं की, उन्होंने बाकी एरियाज में भी की है। आप अपने लीगल केस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने ये किया है। आपको भी पता है कि जूनागढ़ स्टेट या माधव आपको मिल नहीं जानी, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या जोग्राफिकल क्लोज लिंक तो आपका कश्मीर ही के साथ है, बट लीगली अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने ये पॉइंट आउट की है चीज और बनाया है। अच्छा, ये मैप वाला मामला ना सिर्फ पाकिस्तान के एंड से नहीं हुआ, ये मामला शुरू हुआ था इंडिया से, फिर नेपाल ने भी मैप में चेंजेस किए अपने, और फिर अब पाकिस्तान ने किया। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कार्टोग्राफी है मैप्स बनाने की, इट विल टेक अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि इससे डिप्लोमेटिक बैटल्स होंगी। अभी तो ये कोविड के मामले की वजह से मामला जरा ठंडा हुआ है ना, जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे ना तो फिर आपको इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फोरम्स पे इंडिया और पाकिस्तान सीन फंसाते हुए नजर आएंगे इस मैप के इशू पे, लेकिन इससे पहले इंडिया मैप में चेंजेस कर चुका हुआ है, तो ये रिएक्शन है। दूसरी बात ये है कि लीगल बैटल्स ज्यादा हो सकती हैं, और लीगल बैटल फिर एक जरा कॉस्टली काम होता है ऑब्वियसली। आपके ऊपर अगर कोई समन किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे, तो आपको फिर जाना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि अब आप गिलगित बल्तिस्तान सूबे की बात सुन रहे हैं जो बनाया जाने लगा है, तो गिलगित बल्तिस्तान जो सूबा है वो जब बनेगा तो आपके पास जो ये मैप है मौजूदा, आप उस मैप के अकॉर्डिंगली उसके केस को ज्यादा अच्छे तरीके से प्लीड कर सकते हैं इफ इट बिकम्स कंट्रोवर्शियल एट ऑन एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बाय इंडिया। ठीक है जी, नहीं, इट विल नॉट अंडरमाइन द कश्मीर काज, क्योंकि आप कश्मीर को क्लेम कर रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, तो इट वोंट अंडरमाइन द कश्मीर काज, राइट। इंडिया ने पहले यूनिलैटरल चेंजेस किए हैं, तो आपने उसके बाद रिएक्शन में किए हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 1955 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंजेक्ट किया था नेहरू के होते हुए। अब 55 से लेकर के 2018 तक, जब तक कि उसको बदला नहीं गया, उसमें जो है अपना क्या कहते हैं, उसमें 22 दफा उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो ये यूनिलैटरल चेंजेस हैं ऑब्वियसली। जब ये यूनिलैटरल चेंजेस हैं तो फिर रिएक्शन में दूसरी स्टेट जो कि डिस्प्यूट का हिस्सा है वो भी यूनिलैटरल चेंजेस करेगी, तो इससे कश्मीर केस एज सच वीक नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये सारा मैप का है। मैप वाला क्वेश्चन अपना क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, आ गया है अब रडार लिस्ट पे कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। गिल, जीबी और कश्मीर भी हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज के लेक्चर में मैं इस पे भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं। अच्छा, अब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर आपने पढ़नी है, और गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, वो पढ़ना है तो फिर आप लोग कोर्स ज्वाइन करें। 0300121234 पे कॉल कर लें, तो हम 6 या 7 लेक्चर्स करेंगे, 3 घंटे का एक लेक्चर होगा, और उसमें हम ऑल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स करेंगे। ठीक है जी, everything cannot be told here. Why? Because these are too lengthy topics. तो काशिफ अहमद इधर सवाल करने के लिए बेताब और बेचैन नजर आ रहे हैं, तो जी काशिफ कोई नहीं इधर पे नहीं है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, राइट। तो अब तो डेमो लेक्चर्स का मजीद आगे सिलसिला नहीं होगा, तो अगला जो थर्सडे होगा उस दिन हमारी पहली क्लास होगी। कौन सा? इन द लाइट ऑफ recent developments on Pakistan narrative, is there any question possible on Pakistan's future global narrative? Well,
It's a too high term right now for Pakistan कि फ्यूचर ग्लोबल नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान, राइट? ठीक है, तो मेरे जी फातिमा मुझे नजर नहीं आ रही, नजर आएंगी तो मैं अनम्यूट। जी फातिमा बोलें। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने देखा कि एक ब्रेव स्टेप ले तो लिया पाकिस्तान ने मैप इशू करके, लेकिन उसके बाद सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो गई है पाकिस्तान के हक में कि जो इंडिया की तरफ से और ज़्यादा रिटेलिएशन आ रही है और वो जीबी के एरियाज के ऊपर भी अपना क्लेम करना शुरू हो गए। ये थोड़ी सी हमें बैकफायर नहीं कर रही है चीज़ अब कुछ महीनों बाद, और करती जाएगी, और क्योंकि इंडिया का तो रुक ही नहीं रहा अग्रेशन। पहली बात तो ये है कि जीबी पे वो आज से क्लेम नहीं कर रहे, वो जब से जीबी नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान था वो तब से भी क्लेम कर रहे थे। और उनकी जो लोकसभा है यानी उनकी जो नेशनल असेंबली है उसमें 2 सीट्स हमेशा खाली रहती थी, जो उन्होंने कहा होता था कि जी ये हमारा इलाका है, ये उधर चला गया हुआ है, तो इस वजह से उधर इलेक्शन कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग मेरा ख्याल अब सीएसएस की तरफ आए हैं तो न्यूज को आजकल फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जनाब वो जीबी पे भी क्लेम आज से करना है, पहली। दूसरी बात ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग बढ़ा दी गई है, तो अब मसला ये ना कि चाइना से तो लग रही है पिटाई, उसको तो जवाब नहीं दे पा रहे। अब अपनी आवाम को दिखाने के लिए भी तो कुछ करना है, फिलहाल यही चूरन बेचना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। दे हैव नो अदर स्ट्रेटजी येट सो फॉर। तो इस वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है ना थोड़ा सा फायरिंग का सिलसिला ज्यादा है रूटीन से। ये चीज है और कुछ भी नहीं। मोदी गवर्नमेंट इज इन अ वेरी बैड फिक्स राइट नाउ, not for its policies towards its neighbors only but for its domestic policies also। आप देख रहे हैं आजकल कि जी आज लास्ट लेक्चर है, तो आप देख रहे हैं कि आजकल फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, उन्होंने इंडिया में बहुत हाई लेवल पे स्ट्राइक की हुई है। तो जब इंडिया में अंदर इंडिया के रहने वाले लोग इस करंट मोदी रजीम से खुश नहीं हैं, तो फिर बाहर वाले कैसे खुश हो सकते हैं? बाकी एक बात चलते चलते बता जाऊं कि देखें, जो भी मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी सेकंड टर्म में रही है ना, इससे जो टू नेशन थ्योरी का आइडिया है वो एक दोबारा से डिस्कशन में अलाइव हो गया है। जो इंडिया के अंदर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोशो पॉलिटिकल स्टाइल्स में नजर आ रही हैं, तो वो अलाइव हो गया। तो आप लोगों को टू नेशन थ्योरी के टॉपिक को अच्छा तैयार करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई कैन गिव यू ए कैपिटल सजेशन, और उसको करंट पर्सपेक्टिव में देखें कि ये जो वाकयात हैं ये किस तरह से टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं। और टू नेशन थ्योरी सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दी हुई, इंडियंस ने भी दी हुई, तो जरा उस पर भी बात। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना अपना ख्याल रखें। ओके, खुदा हाफिज।